Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 6th of October 2023। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम जो डे की एनालिसिस करते हैं उससे रिलेटेड एक दो तीन जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको बना रहे हैं और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या फिर अगर ज़्यादा डिस्कशन लंबा होता है तो एक बड़ी वीडियो के माध्यम से जो आपको उसके आंसर और डिस्कशन जो है वो दे दिया जाएगा। तो आप उसको देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल इज इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी। तो जो अभी बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है उसके रिगार्डिंग है, जो पब्लिश किया गया उससे रिलेटेड है ये। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मस्ट नॉट बी एक्सेंचुएटिंग कास्ट आइडेंटिटी। तो उसमें जो सर्वे में ये पता चला है कि जो 13 करोड़ पॉपुलेशन है बिहार की, उसमें से 60% जो पॉपुलेशन है वो बिलोंग करती है ईबीसी और ओबीसीज को। ठीक है ना, कंबाइंड मिला के देखें तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज और अदर बैकवर्ड क्लासेज को मिला के 63% कंस्टिट्यूट करती है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज है कि जो लोगों की सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है वो भी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन अभी उसको हालांकि बता नहीं गया है। तो नेशनल लेवल पे देखें तो इट में गिव अ बूस्ट to the political demand for a countrywide caste census and push the judicial discourse toward the reconsidering the 50% legal ceiling on total reservation in education and government services। तो दो चीजें नेशनल लेवल पे की तो डिमांड ये होगी कि नेशनल लेवल पे भी जो है कास्ट सेंसस किया जाए, और दूसरा जो 50% की लीगल सीलिंग लगाई हुई है रिजर्वेशन पे उसको एक तरह से रिकंसिडर करने की भी जरूरत है। ठीक है ना। वहीं जो इन्फ्लुएंशियल सोशल ग्रुप्स हैं वो क्या कर उसका उनको ये रहेगा इस डाटा के बाद कि दे मे नाउ सेंस एन अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज देयर साइज टू गेट देयर इंटरेस्ट एडवांस्ड बाय द अदर पॉलिटिकल क्लासेस। और लीगल साइड पे हमने बात करी ली कि जो नंबर है उनको यूटिलाइज किया जा सकता है टू प्रेजेंट द शॉर्ट ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा दैट द जुडिशरी हैज बीन आस्किंग फॉर टू जस्टिफाई द लेवल्स ऑफ रिजर्वेशन ऑब्टेनिंग इन वेरियस स्टेट्स। ये अलग अलग स्टेट्स में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको एक क्वांटिफाइड जो डाटा जो कोर्ट्स अक्सर मांगते हैं तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है इस डाटा को। ठीक है ना। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें याद रखनी कि बिहार की एक्सरसाइज जो है इट मार्क्स अ प्रेसिडेंट ऑन हाउ अ कास्ट काउंट शुड बी कंडक्टेड। कास्ट काउंट किस तरीके से किया जा सकता है उसके लिए एक मेथोडोलॉजी इसने जो है प्रोवाइड की है, क्योंकि जो मेथोडोलॉजी यूज की गई है it used giving a code to each of the 214 caste in the state list of caste। तो स्टेट की जो लिस्ट की 214 की जो लिस्ट थी उसको सबको कलर कोड एक तरह से दिया गया था, और जो सब कास्ट हैं और जो सेक्ट्स हैं दे वर आइडेंटिफाइड इन एडवांस एंड सबज्यूम्ड अंडर अ ब्रॉडर कास्ट नेम, और उनको एक ब्रॉडर कास्ट नेम के अंडर जो है सबज्यूम किया गया था। तो इससे मतलब ये है कि एनुमरेटर्स कुड असाइन अ कोड टू एनी कास्ट नेम गिवन बाय अ रेस्पोंडेंट। अगर रेस्पोंडेंट कोई भी कास्ट का नाम देगा तो उसको एक जो कोड असाइन हुआ था उसको वो दे सकता है, और उन 214 वाली जो कोड वाली कैटेगरी उसमें वो डाल सकता था। तो जो अगर आपको ध्यान हो तो 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस जो था उसका डाटा जो है जब रिलीज इसलिए नहीं किया गया था, जो उसका एक मेजर कारण ये था क्योंकि जो डाटा था वाज टू कंफ्यूजिंग एंड अनविल्डी। उस टाइम पे लगभग 46 लाख कास्ट जो है वो नेम की गई थी लोगों के द्वारा, प्रिज्यूमली बिकॉज दे गेव कास्ट सब कास्ट सेक्स क्लैंस एंड सरनेम्स व्हेन आस्क्ड टू नेम देयर कास्ट। जब उनसे उनकी कास्ट का नाम पूछा तो उन्होंने किसी ने अपनी कास्ट का बताया, किसी ने सब कास्ट, किसी ने सेक्ट, किसी ने क्लैन, किसी ने सरनेम, वो सारे के सारे यूज कर रहे थे कहीं ना कहीं वो कास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लगभग 46 लाख कास्ट जो है वो एक तरह से दी गई, तो इसलिए वो काफी कम्बरसम डाटा हो गया और वो काफी कंफ्यूजिंग भी होता। तो इस जो एक्सरसाइज ये की गई उसने एक तरह से एक मेथोडोलॉजी प्रोवाइड की है कि इस तरीके से कास्ट सेंसस किया जा सकता है। फिर फाइनली ऑथर ने यहाँ पे कंक्लूजन बहुत अच्छा दिया कि व्हाइल देयर आर फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल एडवांटेज टू द नोइंग एग्जैक्ट कास्ट नंबर्स, की प्रैक्टिकल एडवांटेज भी फंक्शनल एडवांटेज है, बट इट इज नॉट टू बी फॉरगॉटन दैट द लार्जर गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स द अटेनमेंट ऑफ द कास्टलेस सोसाइटी। लेकिन हमें अल्टीमेटली ये नहीं भूलना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट गोल है वो ये है कि एक ऐसी सोसाइटी, कास्टलेस सोसाइटी जो है वो अटेन की जाए। अफर्मेटिव एक्शन इंडीड हेल्प टू एड्रेस इनइक्विटीज इन सोसाइटी। ये बिल्कुल है कि अफर्मेटिव एक्शन जो होते हैं वो जो इनइक्विटीज हैं सोसाइटी में उनको जरूर दूर करने में हेल्प करती हैं। फिर द स्टेट मस्ट आल्सो लुक फॉर वेज to ensure equality of opportunity and equitable distribution of resources without accentuating caste identity। तो कास्ट आइडेंटिटी को एक्सेंचुएट करे बिना जो है ये ध्यान देने की जरूरत है या ये इंश्योर करने की जरूरत है कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्स का वो होना चाहिए। तो उस कास्ट सेंसस का जो है मतलब बेसिकली अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, अच्छी चीजों के लिए फॉर्मेटिव यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज इंस्पायरिंग कलर्स केमिस्ट्री नोबेल प्राइज गोज टू ट्राई दैट मेड आर्टिफिशियल एटम्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो केमिस्ट्री में 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया है उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। तो ये एक्चुअली दिया गया है कि उन लोगों को दिया है, दे हैव बीन सेलेक्टेड फॉर डिस्कवरिंग एंड रिफाइनिंग क्वांटम डॉट्स
क्वांटम डॉट्स और बेसिकली क्या होती है, स्मॉल क्रिस्टल्स अ फ्यू नैनोमीटर्स वाइड, बहुत स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं क्वांटम डॉट्स, उनकी डिस्कवरी के लिए दिया गया है। और ईच क्वांटम डॉट हैज ओनली अ फ्यू थाउजेंड एटम्स वेयर एज अ सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कैन हैव सेक्सटिलियन। तो जो क्वांटम डॉट्स में जस्ट कुछ थाउजेंड एटम्स ही होते हैं, ठीक है ना? तो उसकी डिस्कवरी के लिए दिया गया है। इन दिस सेटिंग द लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ क्वांटम डॉट्स, और जहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज हैं वो डिस्क्राइब करते हैं या वो गाइड करते हैं उस क्वांटम डॉट के बिहेवियर को। सो मच सो दैट एन एंटायर डॉट कैन मिमिक द बिहेवियर ऑफ एन एटम, और इतना वो करते हैं कि हर एक डॉट जो है वो जो एक एटम के बिहेवियर को मिमिक कर सकती हैं। तो इफ यू शाइन सम रेड लाइट ऑन ए क्वांटम डॉट, it will absorb and re-emit that light at a different frequency और color depending on its size, और अब उसके साइज के हिसाब से जो है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, उसको जो है रिफ्लेक्ट करेगी फिर, ठीक है ना? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको री-एमिट करेगी। तो स्मॉलर डॉट्स एमिट लाइट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी ब्लूअर एंड वाइस वर्सा, जो स्मॉलर डॉट्स होंगी वो हायर फ्रीक्वेंसी की जो लाइट को एमिट करती हैं, और जो लार्जर डॉट्स होंगी वो लो फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करेंगी। तो सो अ क्वांटम डॉट मेड ऑफ सम मटेरियल वुड रिस्पॉन्ड इन वन वे, वेयर एज अ क्वांटम डॉट मेड ऑफ सेम मटेरियल बट स्मॉलर वुड रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। तो एक ही मटेरियल की बनी दो डॉट्स, क्वांटम डॉट्स अलग अलग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, ठीक है ना? फॉर दीज रीजंस क्वांटम डॉट्स हैव फाउंड मैनी एप्लीकेशन, और इसी कारण से उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, ट्रांजिस्टर्स में है, लेजर्स में है, मेडिकल इमेजिंग में है, क्वांटम कंप्यूटिंग में है। तो शुरुआत कैसे हुई? 1981 में जो एलेक्सी एकिमोव है, वो जो वर्क कर रहे थे सोवियत यूनियन में, फर्स्ट सिंथेसाइज क्वांटम डॉट्स फ्रोजन इनसाइड अ ग्लास, सबसे पहली बार उन्होंने जो है क्वांटम डॉट्स को जो सिंथेसाइज किया था, वो जो कि फ्रोजन थी, फ्रोजन कंसीडर इनसाइड ग्लास। फिर 2 साल बाद जो लुइस ब्रूस हैं, उन्होंने सिंथेसाइज किया क्वांटम डॉट्स इन अ सॉल्यूशन इन द यूएस एंड वर्कड आउट देयर क्वांटम फिजिकल प्रॉपर्टीज, उन्होंने उसकी पता की। और जो तीसरे साइंटिस्ट हैं माउंगी बवेंडी, whose work on quantum dots began as a student under Dr. Bruce, found a way to make quantum dots of high quality in an easy and reliable way in 1993। तो ये तीनों ही साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन जो रहा है क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी में, वो बताया गया यहाँ पे, और उनको जो नोबेल प्राइज के लिए दिया गया है, ठीक है ना? आगे देखते हैं। यस, नेशनल यूनिटी अ थ्री डायमेंशनल व्यू। तो यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने जो बात करी है वो ये है, क्रक्स समझ लेते हैं। जो इंडिया की नेशनल यूनिटी है इसको 3 डायमेंशन से देखा जा सकता है, और वो 3 डायमेंशन क्या-क्या है? एक कास्ट का डायमेंशन है, एक रिलीजन का डायमेंशन और एक रीजन का डायमेंशन है। तो उस तीनों को यहाँ पे ऑथर ने एक तरह से समझाया है। तो नेशनल आइडेंटिटी है वो 3 डायमेंशन में होती है। पहला, द सर्च फॉर हार्मनी एंड जस्टिस अमंग कास्ट। दूसरी जो है वो हार्मनी ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, और तीसरी जो है एक कॉमन ग्राउंड अमंग वेरियस रीजनल आइडेंटिटीज। तो ये तीनों आइडेंटिटीज है, उनको अल्टरनेटिवली जो लेबल किया था, वो जो फर्स्ट कास्ट वाली है उसको हिंदू यूनिटी बोला जाता है, जो सेकंड वाली रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच हार्मनी उसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तरह देखा जाता है अल्टरनेटिवली, और जो रीजनल आइडेंटिटी है उसको हार्टलैंड पेरिफेरी यूनिटी के रूप में जो है वो देखा जाता है, ठीक है ना? लेकिन उतने यहाँ सब कुछ यही डिस्कस किया कि गांधी के टाइम पे, गांधी जी के टाइम पे या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम पे इन तीनों चीज़ों को किस तरीके से देखा जाता था। लेकिन अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो ऑथर ने यहाँ पे बोला कि इसकी एक ये देखने को मिलता है कि एक यूनिडायमेंशनल परस्यूट देखा जा रहा है। वो जो थ्री डायमेंशनल जो परस्यूट था वो अब कहीं न कहीं हट के सिर्फ़ एक ही डायमेंशन में रह गया है। पर्टिकुलरली हिंदू यूनिटी वाले, कास्ट वाले लोग लाइन के लोग जो है वो देखने को मिलता है। तो यूनिडायमेंशनल यहाँ पे परस्यूट उसने ऑथर ने बताया है। फिर ऑथर ने यहाँ पे फाइनली जो कंक्लूज़न दिया है वो थोड़ा अच्छा है कि a renewed and dynamic conversation along all the three axes is needed to reinforce nation unity in the new era। नए एरा में भी ये जरूरत है कि तीनों डायमेंशन के लोग जो है वो डायनेमिक कन्वर्सेशन और रिन्यूड कन्वर्सेशन की जरूरत है इन तीनों एक्सिस के अराउंड, ताकि नेशनल यूनिटी जो है उसको रिइंफोर्स किया जा सके। दिस कन्वर्सेशन इज नॉट अबाउट फ्रेगमेंटेशन बट यूनिफिकेशन, और जो कन्वर्सेशन है वो फ्रेगमेंटेशन के लिए नहीं है, वो यूनिफिकेशन के लिए है, ठीक है ना? यस, नेक्स्ट इज डिफ्यूजिंग द टिकिंग टाइम बॉम्ब कॉल्ड डायबिटीज। तो यहाँ पे ऑथर ने जो मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने जो है आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेशन में जून 2023 को जो एक स्टडी कंडक्ट की थी और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, उसमें ये बताया गया है कि दैट 11.4% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन और 10.13 करोड़ पीपल आर लिविंग विद डायबिटीज एंड 15.3% ऑफ द पॉपुलेशन और एन एडिशनल 13.6 करोड़ पीपल आर प्री डायबिटिक। तो ये डाटा है जो आप मेंस में यूज कर सकते हैं कि इतने लोग जो हैं वो डायबिटीज हैं। तो उस रिपोर्ट में ये भी पाया गया
कि 28.6% ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी कंसिडर्ड टू बी ओबेस एज पर बीएमआई मेजर। बीएमआई के हिसाब से 28.6% जो पॉपुलेशन है उसको ओबेस कंसिडर किया जाएगा। मेन रीजन जो है डब्ल्यूएचओ की अगर देखें तो डब्ल्यूएचओ ने जो मेजर रीजन बताया है ये जो इस ओबेसिटी या डायबिटीज का वो ये बताया है द कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एंड बेवरेज, ये मेजर रीजन जो है बताया गया है। तो ये तो पता ही है आपको ये सब किस में होता है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, इंस्टेंट सीरियल्स है, चिप्स है, फ्रूट फ्लेवर्ड ड्रिंक्स हैं, इंस्टेंट नूडल्स है, कुकीज है, आइसक्रीम, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें जो है इन सब में स्वीटेंड योगर्ट, पिज्जा, प्रोसेस्ड मीट प्रोडक्ट्स, पाउडर्ड इन्फेंट फॉर्मूला, ये सब में जो है ये सारे के सारे अनहेल्दी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं ये, ठीक है ना? साइंटिफिक एविडेंस शोज दैट डाइट्स हैवी विद अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एंड बेवरेजेस और हाई इन शुगर, फैट एंड साल्ट आर रिस्की एंड कैन लीड टू डायबिटीज। तो जाहिर सी बात है कि ये डायबिटीज को लेते हैं, इससे साइंटिफिक एविडेंस भी है इसके, ये कोई ऐसे नहीं कहा जा रहा है। फिर ए स्टडी शोड दैट दोज हु हैड मोर देन 4 सर्विंग्स ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड अ डे वर मच मोर एट रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस मोर्टेलिटी देन दोज हु टुक लेस देन 2 सर्विंग्स अ डे। तो 4 सर्विंग्स अ डे से ज़्यादा या 4 सर्विंग लेने वालों ज़्यादा रिस्क पे हैं, और जो 2 सर्विंग से कम देते हैं पर डे वो उनके मुकाबले, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि 2 सर्विंग वाले कम रिस्क पे हैं, उनको भी रिस्क है बट उनके मुकाबले कम है, ठीक है ना? फूड इंडस्ट्री की बात करें कि क्या फूड इंडस्ट्री क्या इसमें क्या है, तो फूड इंडस्ट्री के लिए ऑथर ने बोला कि फूड इंडस्ट्री डज नॉट वांट एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन मार्केटिंग, दे ऑफर पार्टनरशिप्स एज वेल एज आर्गुमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज स्टेक होल्डर। तो उनका आर्गुमेंट ये रहता है। दूसरा, फूड इंडस्ट्री आल्सो पार्टिसिपेट्स इन प्रोग्राम सच एज ईट राइट मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। तो ईट राइट जैसे प्रोग्राम के नाम पे वो फॉल्स प्रोमिसेस कर रहे हैं। सच पार्टनरशिप डू नॉट अलाउ अस टू मेक अ स्ट्रांग रेगुलेशन दैट कुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। के इस पार्टनरशिप्स के चलते हुए जो है आप कोई हार्ड रेगुलेशंस तो नहीं ला सकते हैं। फिर फूड से ऑथर ने यहाँ पे क्या बोला है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इट हैज आल्सो शोन अ लैकलस्टर रिस्पांस टू द क्राइसिस एंड अलाउड अ डोमिनेटिंग रोल टू द फूड इंडस्ट्री व्हाइल सजेस्टिंग फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग व्हिच इज स्टिल नॉट इन प्रोसेस। तो फ्रंट ऑफ लेबलिंग जरूर सजेस्ट किया है लेकिन वो भी अभी जो है पूरी तरह से जो है इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। तो उसने भी एक तरह से जो उसका रिस्पॉन्स है वो भी कोई खास नहीं है। फिर क्या होना चाहिए मैंडेटरी प्रोविजंस के रिगार्डिंग कंक्लूजन में ऑथर ने क्या है सजेस्टिव मेजर्स क्या बताए हैं, वे फॉरवर्ड मतलब क्या बताया है। तो ऑथर ने बोला है कि ओनली वे द गवर्नमेंट कैन सेफगार्ड पीपल फ्रॉम मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजी ऑफ द फूड इंडस्ट्री is through a legal framework or even an ordinance, Article 123 of the Constitution, with the objective of reducing, halting the consumption of ultra processed food। की ओनली वे यही है कि आपको जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स है उसके कंजम्पशन को रोकने के लिए या उसको होल्ड करने के लिए जो है आपको कुछ लीगल फ्रेमवर्क या जो है आपको पॉलिसी मेजर्स इस तरीके से बना सकती है। दूसरा, इट कुड आल्सो इंक्लूड डिफाइनिंग हेल्दी फूड। आप ये कर सकते हैं कि आप डिफाइन कर सकते हैं हेल्दी फूड क्या है, वार्निंग लेबल लगा सकते हैं अनहेल्दी फूड्स पे, या रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं प्रमोशन और मार्केटिंग टैक्टिक्स ऑन हेल्दी फूड एंड बेवरेज। जो भी अनहेल्दी फूड और बेवरेज है उनके मार्केटिंग टैक्टिक्स जो या प्रमोशन के लिए जो यूज हो रहे हैं उन पे आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। देयर इज नो रीजन टू पार्टनर विद द फूड इंडस्ट्री दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इल हेल्थ। और पार्ट उनके साथ पार्टनर करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि आप उनके साथ ही पार्टनर कर सकते हो जो रेस्पॉन्सिबल है इल हेल्थ के लिए। फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन शो इट्स स्ट्रेंथ टू रेगुलेट फूड लेबलिंग एंड मार्केटिंग। तो उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई किया जैसे साउथ अफ्रीका और नॉर्वे ने जो है इस तरह के एक्शन जो है वो किए हैं, मैक्सिको ने। तो इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है स्ट्रेंथ दिखा सकता है और रेगुलेट कर सकता है फूड लेबलिंग को भी और मार्केटिंग वाले उनको भी कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लाके, ठीक है ना? आगे देखते हैं ओपिनियन में आया डज कैश टेक अवे द कैशे ऑफ साइंस अवार्ड्स। तो बेसिकली जो यूनियन जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया था कि जो नंबर ऑफ प्राइजेस एनुअली दिए जाते हैं साइंस एफिलिएटेड बाय साइंस एफिलिएटेड मिनिस्ट्री उनको उन्होंने कट किया है। और उसके बाद जो उन्होंने इंस्टीट्यूट किया था राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जिसमें 56 प्राइजेस दिए जाते हैं टू फेलिसिटेट साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट एंड इनोवेटर्स। लेकिन जैसे पद्म अवार्ड्स हैं वो अवार्ड भी जो है वो कैशलेस बना दिया, उनका कैश कंपोनेंट जो है उसको हटा दिया है। तो यहाँ पे डिबेट यही है कि डज रिमूविंग मनी रिड्यूस द प्रेस्टीज ऑफ अवार्ड्स। क्या कैश जो कंपोनेंट रिमूव किया उससे क्या उनकी प्रेस्टीज कम हो गई है? यहाँ पे दो हमारे जो वो लिए गए हैं दिनेश शर्मा जी जो साइंस जर्नलिस्ट है ऑथर भी हैं, और शेखर मांडे जी हैं जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं CSIR के, और खुद शांति स्वरूप भटनागर अवार्डी भी हैं। तो उनके उनसे पूछा गया तो ऑथर ने बोला कि अवार्ड्स एंड मनी आर एंड द ओनली मोटिवेशंस फॉर साइंटिस्ट। कि केवल मनी या अवार्ड ही जो है मोटिवेशंस नहीं है साइंटिस्ट के लिए, पहला तो ये बोला है। दूसरा और दूसरा ऑथर उन्होंने दूसरे जो वो हैं उन्होंने बोला है कि व्हाट इज डिसअपॉइंटिंग दैट द आरवीपी सबज्यूम्स एग्जिस्टिंग अवार्ड्स इंक्लूडिंग द एसएसबी अवार्ड। कि मेन चीज ये है कि जो आरवीपी जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार उन्होंने बाकी जो एग्जिस्टिंग अवार्ड थे उनको सबज्यूम कर दिया, और जो इंक्लूडिंग शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड को भी उन्होंने, ओके, क्योंकि अवार्ड से मोटिवेशन जरूर मिलता था उनको
प्रेस्टीज की बात नहीं कि मोटिवेशन, उसे मनी की बात नहीं, जो मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए वो था। बाय अबॉलिशिंग द एसएसबी अवार्ड्स और बाय डाइल्यूटिंग इट्स कैरेक्टर, यू आर टेकिंग अवे द हेरिटेज एंड प्रेस्टीज बिल्ट ओवर टाइम। कि जो इन अवार्ड्स ने हेरिटेज और प्रेस्टीज बनाई थी ओवर द टाइम, वो कहीं न कहीं जो है दूर हो गई है। ठीक है ना? इनके कैरेक्टर को डाइल्यूट करने से। ये होते ने बोला है। फिर जब पूछा गया कि जिस तरीके से एक्टर्स को या स्पोर्ट्स पर्सन को या फ़िल्म्स को एक्टर्स को अवार्ड दिए जाते हैं, तो क्या साइंस में भी जो है मनी का वो रोल है कि नहीं है? तो ऑथर ने यहाँ पे बोला कि मनी इन साइंस इज़ एन इश्यू दैट ऑल ऑफ अस हैव बीन डिबेटिंग टाइम एंड अगेन। काफ़ी टाइम से इस पे डिबेट चल रही है। हाउएवर, अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ 2% जीडीपी इन अदर कंट्रीज आल्सो कम्स फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गन। लेकिन जो अगर बाहर की कंट्री में देखें तो 2% जो जीडीपी का जो वो साइंस वाले फील्ड पे या इस रिसर्च पे वो एक्सपेंडिचर करते हैं, वो कहीं न कहीं प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन से मिलते हैं। लेकिन इंडिया में जो है द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइवेट इंडस्ट्री टू आर-एन-डी इज़ नॉट हेवी। इंडिया में ये नहीं है कि जो प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन या इंडस्ट्री है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आई थिंक इट इज़ अनफेयर टू कंपेयर साइंटिस्ट विद स्पोर्ट्स पर्सन्स और एक्टर्स बिकॉज़ साइंटिस्ट आरंट प्राइमरी मोटिवेटेड बाय मनी एंड फेम। ज़ाहिर-सी बात है कि साइंटिस्ट जो है वो प्राइमरीली ना तो मनी या फेम से मोटिवेट नहीं होते हैं, वो एक्चुअली जो उनका परस्यूट है साइंस के प्रति, जो उनका इंटरेस्ट है या पैशन है, उसके लिए वो उसमें मोटिवेट होते हैं। ठीक है ना? फिर इफ डूइंग अवे विद मनी वाज़ एन इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ द सीए। दूसरी चीज़ ये बोली है कि जो ये जो कैश कंपोनेंट को हटाए हुए इंडिपेंडेंट डिसीजन है सीएसआईआर का। और ऑथर ये भी कह रहे हैं कि अगर वो उसका इंडिपेंडेंट डिसीजन होता तो दैट वुड हैव बीन एक्सेप्टेबल, तो एक्सेप्टेबल हो सकता था, बट दिस इज अ डिसीजन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड क्लियरली अंडरमाइन द ऑटोनॉमी ऑफ द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। तो ये इम्पोज्ड डिसीजन है और कहीं न कहीं जो ऑटोनॉमी है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस की, नॉट उनकी ऑटोनॉमी को, इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन किया गया है इससे। ठीक है ना? साइंस में करियर बनाना जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव है यंग के लिए बियॉन्ड मेगा प्राइजेस, तो उसको कैसे देखना है? तो दोनों ऑथर ने बोला है कि देयर इज़ अ क्रिस क्रॉस डिसिप्लिन्स एंड प्रोफेशंस, नॉट जस्ट साइंस विद नोटेबल एक्सेप्शंस। तो काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स हैं, प्रोफेशंस हैं, जस्ट साइंस नहीं है, ऐसा नहीं है। पीपल चोज़ प्रोफेशंस फॉर द लव ऑफ दैट सब्जेक्ट और बिकॉज़ दे वांटेड टू सर्व सोसाइटी सिंस दोज़ वर द डेज़ ऑफ नेशन बिल्डिंग। क्योंकि पहले अगर यहाँ पे ऑथर ने उसकी बात करी है, जो पास्ट में जो थे, जो लोग जुड़े हुए हैं कि उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे करियर ऑप्शन छोड़ के जो साइंस को चूज़ किया। तो उसमें ये है कि उस टाइम पे लोगों ने साइंस को प्रोफ़ेशन इसलिए लिया क्योंकि उनका लव था साइंस के प्रति, या फिर वो एक्चुअल में जो है सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम नेशन बिल्डिंग वाली जो है वो लोगों में भावना थी। बट येस देयर आर सेवरल यंगस्टर्स हू वुड लाइक टू टेक अप करियर इन साइंस। लेकिन अब भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि करियर लेना चाहते हैं, अपना साइंस में बनाना चाहते हैं। एंड फॉर दैट दे नीड अ रीजनेबल सैलरी, और ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए उनको रीजनेबल सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके भी जो है अर्ज है कि टू डू समथिंग, टू अचीव समथिंग, गेट पब्लिश्ड इन अ रिसर्च जर्नल, बट दे आल्सो वांट टू हैव डिसेंट मनी टू लीड देयर लाइफ। एक डिसेंट मनी आपको चाहिए, आपको प्रेज़ेंट देगी जो सोसाइटी या कल्चर है उसमें सर्वाइव करने के लिए। अनलेस वी गिव देम एन अट्रैक्टिव पैकेज दिस क्राइसिस विल कंटिन्यू। उनको अट्रैक्टिव पैकेज मिलना ही चाहिए, ऐसा ऑथर ने बोला है। फाइनली कंक्लूड ये ऑथर ने किया, व्हाइल मैनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कंटिन्यू टू अट्रैक्ट द बेस्ट टू साइंस, देयर इज अ रियल कंसर्न दैट मैनी हू चूज़ साइंस इन स्टेट यूनिवर्सिटीज हैव चोज़न इट फॉर लैक ऑफ अदर ऑप्शन। कि स्टेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा ये है कि कोई और अदर ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उनको चूज़ करना पड़ता है। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है वो काफ़ी बेस्ट टैलेंट जो है वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है ना? नो कंट्री फॉर ओल्ड वुमेन, यहाँ पे आज जो है एज रिलेटेड वो ग्राफिकली स्पीकिंग में दिया गया है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे जैसे राइज कर रही है, बर्थ रेट डिक्लाइन कर रही है, तो नेशन बिगिंस टू सी ए लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन एजिंग। तो इंडिया विल सून अप्रोच अ क्रिटिकल जंक्चर वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ द एल्डरली विल पीक, प्लेसिंग एन ओवरवेलमिंग स्ट्रेन ऑन द वर्किंग एज पॉपुलेशन। फिर दूसरा, वुमेन अगर देखें, वो वर्किंग एज में भी वुमेन जो है वो जनरली आउटलिव कर जाती है मैन को, वो सेंटर है इस क्राइसिस पे। एज ए हाई शेयर ऑफ देम आर आउट ऑफ लेबर फोर्स, जाहिर सी बात है ज़्यादा काफ़ी लार्ज शेयर उनका लेबर फोर्स से बाहर भी है। दे लेक सेविंग्स, उनके पास कोई सेविंग्स भी नहीं है, और दे आर मोर प्रेन टू हेल्थ इश्यूज कंपेयर टू मैन एंड ऑफन फाइंड बेसिक टास्क मोर चैलेंजिंग ड्यूरिंग देयर सनसेट ईयर्स। दे आर आल्सो लेस अवेयर अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मेन। सारे ये इश्यूज हैं जो कि एल्डरली वुमेन्स फेस करती हैं इंडिया में, अगर हम डाटा को देखें। तो जो शेयर है एल्डरली पॉपुलेशन का वो डबल हो जाएगा, लगभग 20.8% तक हो जाएगा 2050 में, और जो एल्डरली वुमेन है वो आउट नंबर करेंगी सीनियर मैन को। वहीं पे क्लोज टू 30% जो वुमेन है अबव 60 इयर्स, दे हैव वन मोर्बिडिटी एंड नियरली 25% सफर फ्रॉम टू मोर्बिडिटी। तो लगभग 25% को जो है वो एक कोई ना कोई बीमारी है, मोर्बिडिटी है, और सॉरी 30% को कम से कम एक मोर्बिडिटी है, और 25% को जो है 2 या 2 से ज़्यादा जो है मोर्बिडिटी उनको है। ठीक है ना? 30% ऑफ एल्डरली वुमेन हैव डिफिकल्टी गेटिंग आउट ऑफ बेड। 30% जो एल्डरली वुमेन है उनको डिफिकल्टी होती है बेड से उठने में, व्हाइल 20% फाइंड इट
टफ टू टेक अ बाथ एंड ईट विदाउट असिस्टेंस, बिना असिस्टेंस के वो ना बात कर सकती है ना खाना खा सकती हैं। तो लेस देन 25% ऑफ एल्डरली वुमेन आर अवेयर ऑफ कंसेशन स्कीम गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर सीनियर सिटीजन, और 25% तो ऐसी एल्डरली वुमेन है जिनको अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या क्या कंसेशन स्कीम जो गवर्नमेंट ने वो चला रखी है। बाकी डाटा को ऑथर ने यहाँ पे चार्ट के थ्रू जो है वो कंपेयर किया है। इसमें यह 47% जो शेयर है एल्डरली वुमेन का, वो उन्होंने कभी पास में काम नहीं किया, तो वर्कफोर्स में उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। फिर 35% शेयर ऐसी हैं जो कि एक्सपीरियंस कर फील्ड यूजिंग टॉयलेट, टॉयलेट यूज करने में उनको डिफिकल्टी हो रही है। यहाँ पे ऑथर ने बताया ग्रेइंग इंडिया की बात करें कि जो एल्डर पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। फिर डिपेंडेंसी बाय रीजन वाइज देखें तो वो भी जो रेशियो है वो भी बढ़ रही है। यंग एंड एल्डरली एंड यंग की बात करें तो जो एजिंग इंडेक्स है उसमें भी ये देखा है कि जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो काफ़ी कम हो रही हैं, तो एजिंग ज़ाहिर-सी बात है एजिंग इंडेक्स बढ़ने वाला है। एल्डरली वुमेन जो है आउट नंबर करें सीनियर मैन को ज़्यादातर रीजन्स में। फिर वर्किंग स्टेटस की देखें तो नियरली 22% जो सीनियर वुमेन है वो एम्प्लॉयड हैं। फिर यहाँ पे ऑथर ने देखा है यस डिजीज प्रिवलेंस देखें तो क्रोनिक मोर्बिडिटी जो है वो हायर है ओल्डर मैन में, ठीक है ना? ओल्डर एज में मतलब, और उसमें भी एल्डरली वुमन वो है जो उनमें ज़्यादा हायर प्रेवलेंस है उन हेल्थ कंडीशंस का, ठीक है ना? चैलेंजेस की देखें तो बेसिक एक्टिविटीज़ में वुमेन जो है मेन के कंपैरिजन में उनका हायर शेयर है, वो ज़्यादा डिफिकल्टीज़ फेस करती हैं, ठीक है ना? डिप्रेशन की बात करें तो उसमें भी इंसिडेंस जो डिप्रेशन है वो हायर है एल्डरली वुमेन में अक्रॉस एज ग्रुप्स में तो हाई जो एल्डरली वुमेन है उनमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है ना? सिक्योरिटी स्कीम्स की यूटिलाइज़ेशन की बात करें तो हमने बता ही दिया कि ओनली 24% ऑफ विडोड वुमेन पीपल हाउसहोल्ड रिसीव बेनिफिट थ्रू द इंदिरा गांधी नेशनल विडो जो पेंशन स्कीम है उसके थ्रू, और उसमें से भी 47% जो एलडी विडोज हैं वो ये बिलीव करते हैं कि दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट बेनिफिट्स अंडर आईजीएनडब्ल्यूपीएस। अवेयरनेस कंसेशन की बात करें तो वो तो हमने बता दी कि बहुत सारी जो एल्डरली वुमेन है वो अवेयर ही नहीं है कि उनके लिए क्या क्या स्कीम चली हुई है, ठीक है ना? तो आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। यस, आज ये एक आया था इंडिया एक्सपेंडिंग सेंसरशिप रेजिम क्रिएटिंग अनइवन प्लेइंग फील्ड स्टडी। तो जो फ्रीडम हाउस है उसने एक रिपोर्ट जो है जारी की थी। इट सेज दैट इंडिया रिजोर्टिंग टू एआई एनेबल्ड डिजिटल रिप्रेशन। इट फाइंड दैट द एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स ऑनलाइन हैज डिटेरियोरेटेड इन 29 कंट्रीज। द रिपोर्ट कवर्स डेवलपमेंट बिटवीन जून 2022 एंड मई 2023। और उसमें देखा है कि इंडिया में जो है उसको पार्टली फ्री वाले कैटेगरी में रखा गया है और टोटल स्कोर जो इंडिया का है वो 100 है। 100 स्केल का मतलब है कि 100 जीरो जो है मोस्ट फ्री है और जो 100 है मतलब वो सबसे ज़्यादा बाउंड है। तो इंडिया का स्कोर इसमें जो है वो अ, वो 100 का मतलब मोस्ट फ्री है और 0 का मतलब जो है वो मोस्ट अनफ्री है। तो यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग जो है वो 50 स्कोर के साथ जो इंडिया की रैंकिंग की गई है। ठीक है? आगे देखते हैं। क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ, ये है रशियन मिसाइल स्ट्राइक किल्स 51 इन यूक्रेन ज़ेलेंस्की। तो विलेज है हिरोज़ा इन खार्किव, इट वाज़ स्ट्रक बाय एन इस्कांदर मिसाइल अटैक केम एज़ ज़ेलेंस्की अटेंडेड अ समिट ऑफ अबाउट 50 यूरोपियन लीडर्स इन स्पेन टू ड्रम अप सपोर्ट फ्रॉम एलाइज। तो ये रशिया यूक्रेन के बीच जो वार क्राइसिस चल रही है उसके रिगार्डिंग ये है। सर्विसेज पीएमआई सिग्नल सितंबर बूस्ट, और सितंबर में सर्विसेज का जो पीएमआई वो थोड़ा-सा बढ़ा है। न्यू ऑर्डर्स राइज एट द सेकंड फास्टेस्ट रेट सिंस जून 2010 के बाद सेकंड फास्टेस्ट है। एस एस&पी ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स शोज़ cost pressure is helping lift sentiment on the year ahead business outlook to a 9-year high and spurring new hiring। तो नया हाई दिया है। The purchasing manager shows services activity added momentum last month with PMI rising to 61 from 60.1। 60.1 से जो है 61 पे राइज कर गया है। सितंबर की जो रीडिंग आई इट इंडिकेट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अपटिक्स इन 13 ईयर। 13 सालों में स्ट्रॉन्गेस्ट जो है अपटिकिंग देखने को मिली है, मतलब राइज देखने को मिला है। विद इनपुट कॉस्ट कूलिंग, इनपुट कॉस्ट कूल हुई है। सर्विसेज फर्म्स रेट प्राइसेस एट द स्लोएस्ट पेस इन 6 मंथ्स। फिर ग्रोथ इन न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर्स स्लोड टू ए 3 मंथ लो। ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना? आगे देख लेते हैं। तो न्यूजीलैंड ने अपने जो फर्स्ट जो आज वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच था उसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया है और इंडिया एशियन गेम्स में मेडल जीत रहा है काफ़ी अच्छे से। यस, लास्ट इज साइंस में आज आर्टिकल है प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रे एल्डर मेंटल हेल्थ केयर कम्स इनटू प्रोमिनेंस। तो एल्डर पे आज 2 आर्टिकल आए हैं, एक ये और एक हमने अभी डिस्कस किया था। वर्ल्ड एल्डर्स डे जो है वो 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और वहीं मेंटल हेल्थ डे जो है वो अक्टूबर 10 को किया जाता है। तो ये दोनों ही जो डे है अक्टूबर में सेलिब्रेट, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो एल्डर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग जो है वो ध्यान दिया जाए। 2022 में जो नंबर है अबव 60 ईयर्स वो था 1.1 बिलियन कंप्राइजिंग 13.9% ऑफ द पॉपुलेशन, और 2050 तक जो है ये नंबर जो है वो लगभग एक्सपेक्टेड है ये इंक्रीज जो है 2.1 बिलियन तक, और लगभग 22% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 60 एंड अबव होने वाली है। तो इंडिया में देखें तो इट हैड 149 मिलियन ओल्डर एडल्ट 10.5% 2022, और ये फिगर जो है ग्रो हो जाएगा
347 मिलियन यानी 20.8% बाय 2050 अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शंस। तो ऐसा ये डाटा आप याद रखेंगे मेंस के लिए कि आपको जो याद रखना है कि क्या पोजीशन है और एज वाइज। वल्नरेबल फेज की बात करें तो इंक्रीज डिपेंडेंसी, सोशल आइसोलेशन, पॉवर्टी, एजिज्म, पेसिमिज्म एंड निहिलिज्म आर सिग्निफिकेंट सोशल चैलेंजेस आवर एल्डर्स फेस। ये बेसिकली चैलेंजेस है जो हमारे एल्डर्स फेस करते हैं, तो ये आप मेंस में लिख सकते हैं एक पॉइंट में। फिर फर्दर दे आर वल्नरेबल टू इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल एंड फाइनेंशियल अब्यूज बाय अदर्स। जाहिर-सी बात है कि कई बार इन सारे अब्यूज से वो वल्नरेबल होते हैं इनके प्रति। और मैनी टाउन्स एंड सिटीज इन इंडिया आर नॉट एल्डर फ्रेंडली। बहुत सारे टाउन्स और सिटीज अगर हम देखें तो एल्डर फ्रेंडली नहीं, उनको एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर सर्विसेज की अच्छे से, वो डिफिकल्टी फेस करते हैं काफ़ी बार, ठीक है ना? तो accepting the limitations that old age imposes on us and renouncing our responsibilities without a sense of suffering or loss are essential to age well psychologically। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट से देखें तो ये हमें एसेंशियल है कि जो सफरिंग या लॉस हमें होने वाला है एज के जैसे जैसे एज बढ़ते हैं उस हिसाब से, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो एज ओल्ड एज हमारे ऊपर लिमिटेशंस लगाने वाली है, रिनाउंस करने वाली है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस सेंस को जो है हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हाउएवर दिस इज नॉट ईजी, बिल्कुल आसान नहीं है। एंड मैनी एल्डर्स स्ट्रगल टू एक्सेप्ट द चेंजेस अकम्पनिंग एजिंग। काफ़ी सारे एल्डर्स जो हैं वो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि एज के साथ जो उनको चेंजेस आ रहे हैं उसको। जैसा कि यहाँ पे कोट भी देगा अब्राहम लिंकन का, उन्होंने कहा था, "इट इज़ नॉट द ईयर्स इन योर लाइफ दैट काउंट, इट इज़ द लाइफ इन योर ईयर्स"। तो इस वाली चीज़ को वो करते हैं। मैनी एल्डरली मैन स्पेशली फील लॉस्ट एंड बिकम अनप्रोडक्टिव आफ्टर रिटायरमेंट। और आपने बहुत सारे देखा होगा, बहुत सारे जो लोग हैं वो रिटायरमेंट के बाद अपने आप को अनप्रोडक्टिव मान लेते हैं। इट इज़ क्रिटिकल टू डेवलप फ्रॉम ए यंग एज। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप यंग एज से ही आप अदर इंटरेस्ट डेवलप करें लाइफ में, बी इट म्यूजिक, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क, डोमेस्टिक रिस्पांसिबिलिटी एक्सेट्रा। क्योंकि इससे क्या होगा, दिट हेल्प मिटिगेट द फीलिंग ऑफ लैक ऑफ पर्पज आफ्टर रिटायरमेंट व्हिच वेरी ऑफन लीड टू डिप्रेशन। की जाहिर सी बात है जो पर्पज आप ढूंढते हैं रिटायरमेंट के बाद, जिससे आप कुछ फीलिंग उससे जुड़े, आप पैशन जोड़े उससे, वो कहीं ना कहीं लैक जो होता है उसको आप ढूंढ पाएंगे और जो डिप्रेशन है उससे आप बच पाएंगे। मेंटल मेंटल इलनेस की बात करें तो रफली 15% जो एल्डर्स हैं, 22 मिलियन इन इंडिया, हैव सीरियस मेंटल इलनेस है उनको। और कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डिमेंशिया है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, ये सब आते हैं, ठीक है ना? और जो एल्डर्स हैं उनकी जो मेंटल इलनेस है उनको ज़्यादा ट्रीटमेंट दिया भी नहीं जाता, ना वो ट्रीटमेंट सीख करते हैं। और ये बेसिकली क्या है, ट्रीटमेंट गैप है। इट इज स्टैगनिंग 90% इंडिया इंडिया के इसमें तो जो ट्रीटमेंट गैप है वो 90% है। दूसरा जो फैमिली मेंबर्स है वो भी इतना कुछ पे ध्यान नहीं देते, जो मेंटल इलनेस पे उसको नहीं, उसको क्या बोलते हैं, वो नॉर्मल बोल देते हैं या फिर बोलते हैं एजिंग की वजह से ये नॉर्मल चीज है, ठीक है ना? जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो भी पेसिमिस्टिक हैं अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डर्स, ठीक है ना? हाँ, फिर दिस इज फार फ्रॉम द ट्रुथ एज मैनी कंफ्यूज ट्रीटमेंट विद क्योर। ये बिल्कुल सच्चाई से बिल्कुल दूर बताया होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट को जो है वो क्योर की तरह मतलब उसको कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है ना? व्हाइल वी डू नॉट हैव अ क्योर, बेशक हमारे पास कोई क्योर नहीं है न्यूरो डिजेनरेटिव जो कंडीशन है जैसे डिमेंशिया हुआ उनके लिए, लेकिन देयर आर ट्रीटमेंट्स दैट कैन रिड्यूस देयर सफरिंग। ऐसे ट्रीटमेंट जो है जो उनकी सफरिंग को कम कर सकता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकता है, जो बर्डन है फैमिलीज पे उसको कम कर सकता है, ठीक है ना? फिर दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे डबल वहमी और स्टिग्मा, स्टिग्मा माना जाता है, क्योंकि अगर किसी जो स्टिग्मा मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर फैमिलीज टू एडमिट दैट एन ओल्डर रिलेटिव हैज ए मेंटल इलनेस एंड आल्सो क्रिएट्स रिलक्टेंस टू टेक देम फॉर ट्रीटमेंट। जाहिर-सी बात है ये जो सोसाइटल स्टिग्मा क्रिएट कर रखा है, ये दूसरी प्रॉब्लम है। पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एक्सेस टू सर्विस आर अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। तीसरे फैक्टर जो होता नहीं हमें पता है वो पॉवर्टी बताया, और जो लैक ऑफ एक्सेस है सर्विसेज के लिए वो उसमें एक वो भी कहीं न कहीं फैक्टर है, ठीक है ना? फिर द एम, तो ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि एम जो होना चाहिए टू क्रिएट अ नेटवर्क स्कार्फ, यहाँ पे रूरल आउटरीच बोलते हैं, तो मैनी इंटरवेंशन है, साइक्लो सोशल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, डे सेंटर्स है, पर्टिकुलर मेडिसिन है, और ये भी अवेलेबल जो है वो केवल लिमिटेड लोगों को ही अवेलेबल, वो भी सिटीज में, रूरल एरिया में ये भी नहीं है। रूरल आउटरीच देखें तो रूरल में आउटरीच काफी कम है, तो इसके लिए कि जो स्कार्फ है, साइजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन है, वो उन्होंने आजिम प्रेमजी फाउंडेशन का पार्टनरशिप की थी और रूरल एरिया में जो है रीच को बढ़ाने के लिए, मेंटल अवेयरनेस को करने के लिए बेसिकली काम किया था। और जो एम था, इट इज टू क्रिएट अ नेटवर्क इन द रूरल कम्युनिटी टू इम्प्रूव एल्डर्स मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए मेनली काम किया था। जो इंडियन ट्रेडिशन है जॉइंट फैमिली का, उसके काफी एडवांटेज हैं कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एल्डर को, लेकिन जो अभी अगर आप देखें तो जो जॉइंट फैमिली थी वो अब रेयर होती चली जा रही है। विलेजेस में भी देखें तो ड्यू टू माइग्रेशन या विद इन आउटसाइड द कंट्री देखें तो स्मॉलर फैमिली साइजेस होते जा रहे हैं, ठीक है ना? दूसरा जो एक ओकेजन था वो फेस्टिवल रिचुअल्स होते हैं जहाँ पे सोशलाइजेशन होता है एल्डर्स का, ठीक है ना? तो वी रिस्क लूजिंग द पोटेंशियल प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ दीज ट्रेडिशनल रिचुअल्स। उनका भी जो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, एक तरह से प्रोटेक्टिव इफेक्ट थे, वो भी कहीं न कहीं कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रिचुअल्स भी कम होते जा रहे हैं। द कोऑर्डिनेटेड एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली, सिविक बॉडी
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट कैन अचीव हेल्दी एजिंग। तो इन सब चीज़ों से, इन सब का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स अगर करेंगे, तो एक हेल्दी एजिंग जो है वो अचीव की जा सकती है। इंडिविजुअल लेवल पे हम कर सकते हैं, वी नीड टू प्लान आवर फॉर आवर ओल्ड एज। हम ओल्ड एज के लिए प्लान कर सकते हैं, फाइनेंशियल सेविंग्स कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ एंड सैटिस्फाइंग सोशल लाइफ। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं। हेल्दी एजिंग एज ए कॉन्सेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस इन द स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में आप उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। कम्युनिटी लेवल पे क्या किया जा सकता है? सर्विसेज फॉर एल्डर्स विद मेंटल इलनेस शुड बी अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। कम्युनिटी लेवल पे ये किया जा सकता है। फिर सिटी एंड टाउन प्लानर शुड कंसिडर एल्डर फ्रेंडली डिजाइन टू इंप्रूव मोबिलिटी एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी। सिटी और टाउन लेवल पे किया जा सकता है कि आप एल्डर फ्रेंडली जो है मोबिलिटी उनकी इंप्रूव करने के रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, डिपेंडेंसी रिड्यूस करने की कोशिश करें, ठीक है ना? फिर द गवर्नमेंट मस्ट फ्रेम पॉलिसीज फॉर एल्डर्स विद मेंटल इलनेस, अलोकेट रिसोर्सेज एंड इम्प्लीमेंट सर्विसेज। नेशनल लेवल पे ये किया जा सकता है कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पॉलिसीज एल्डर्स के लिए फ्रेम करे, उनकी मेंटल इलनेस को ध्यान में रखते हुए उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करे और जो सर्विसेज है उनको इम्प्लीमेंट करा जाए। तो दिस इज इट। होप आपको ये डिस्कशन समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, तो आउटरीच बढ़ेंगे। और जो हमारा नया इनिशिएटिव है उसको भी आप जो है देखिए और बताइए उसमें इम्प्रोवाइज़ेशन किया जा सकता है तो। थैंक यू।